अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 13 के रिमेनिंग लास्ट मॉड्यूल्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 68 व्हिच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस बेनिफिट्स। मॉड्यूल में हम सिंपली पढ़ेंगे कि क्यों ज़्यादातर इंडिविजुअल्स और कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस को प्रेफर करती हैं यूज़ करने के लिए। जो यूज़र्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस को उनको क्या-क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ सेविंग अपफ्रंट कॉस्ट। अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए सेटअप चाहिए तो ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम्स में क्या होता था कि इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। जो भी कंपनी इंडिविजुअल इंसान कोई अपनी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाह रहे उसको उसके पास पूरा कंपैटिबल हार्डवेयर होना चाहिए। उसको सारी सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस, टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स लेने पड़ते थे हर चीज़, जो कि बहुत बड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती थी। बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में क्या होता है कि एक किसी क्लाउड प्रोवाइडर से हम लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट कर लेते हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक हार्डवेयर कॉस्ट होती है वो माइनस हो जाती है। इनिशियल कॉस्ट तो अभी भी होती है क्योंकि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम सारे यूज़र अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं, बट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से दिया जा रहा होता है, तो इनिशियल कॉस्ट कम हो जाती है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपना ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम बनाते हैं तो सिंपल सी एग्जांपल है कि बजाय इसके आप पूरी एक बिल्डिंग खरीदें, आपने क्या किया उस बिल्डिंग में एक छोटा सा ऑफिस अपनी जब ज़रूरत है तब आपने रेंट कर लिया। तो अगर आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो आप ऑफिस छोड़ देंगे। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में भी हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्लाउड प्रोवाइडर रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट होता है फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर वर्चुअल मशीन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो यूज़र होता है, कंज्यूमर होता है, उनको वर्चुअल मशीन्स का पूरा कंट्रोल दिया जाता है। यानी फिज़िकली किसी दूसरी लोकेशन पर बैठ के जो कस्टमर होते हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर रन होने वाली वर्चुअल मशीन्स को ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी डिफरेंट लोकेशन पर बैठकर, एक डिस्टेंट लोकेशन पर बैठकर कंज्यूमर्स वर्चुअल मशीन ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, उसको टेम्परेरीली पॉज़ कर सकते हैं और उस वर्चुअल मशीन पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं लाइक विंडोज़, लिनक्स, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर टूल्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। इसमें जितना भी कंट्रोल होता है ज़्यादातर वो यूज़र के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके यूज़र्स एक रिमोट लोकेशन पे बैठ के, वही बात है एक डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के अपनी वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली बाय यूजिंग सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। सिक्योर शेल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें यूज़र एक डिफरेंट लोकेशन पर बैठकर क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर पर रन होने वाली वर्चुअल मशीन्स को रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है वर्चुअल मशीन्स को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, सिक्योर शेल। तो इसके साथ जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद अपने हिसाब से वर्चुअल मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं और बिल्कुल आपकी किसी भी लोकल कंप्यूटर की तरह, लोकल सर्वर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल रेंटिंग। क्लाउड सर्विस मॉडल में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का सबसे बड़ा बेनिफिट स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप इसकी जगह अगर आप कोई ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम बनाते, पूरा एक डेटा सेंटर या एक ऑफिस रेडी करते, आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी का फैक्टर नहीं होता। अगर आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं और अचानक से डिमांड हाई हो गई है तो आपने और ज़्यादा इक्विपमेंट्स ले लिए, बट बाद में जब डिमांड कम हो जाएगी तो वो सिस्टम्स, वो इक्विपमेंट्स जो आपने लिए थे, वो सिस्टम्स, उनकी प्रोसेसिंग पावर वेस्ट जाएगी। इसीलिए क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। जब आप रेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस तो आप अपने हिसाब से अपनी डिमांड के मुताबिक, जब आपको ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स रेंट आउट कर सकते हैं। अगर डिमांड कम है, आपको कम ज़रूरत है तो आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एक क्लाउड मॉडल है तो रिसोर्सेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, ये स्केलेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेमेंट इज़ यूसेज बेस्ड। कंज्यूमर जो होते हैं वो सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज के लिए पे करते हैं जो उन्होंने वाकई में यूज़ किए होते हैं। लाइक अगर वो सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर रहे हैं, स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, रैम यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क बैंडविड्थ है, कोई फायरवॉल्स है सेफ्टी के लिए लगाए हुए हैं, तो हर चीज़ मॉनिटर की जा रही होती है और यूज़र्स को उतना ही चार्ज किया जाता है जितने रिसोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि एक वेबसाइट है, कोई सेल वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है, उस ट्रैफिक को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए आपने और वर्चुअल मशीन्स ऐड कर दी। जब सेल खत्म हुई, ट्रैफिक कम हो गया तो आपने वो वर्चुअल मशीन्स जो ऐड की थी वो रिड्यूस कर दी, रिलीज़ कर दी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये स्केलेबिलिटी क्लाउड में आपको मिलती है, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोर्टेबिलिटी एंड इंटीरोपरेबिलिटी विद लेगेसी एप्लीकेशंस। लेगेसी एप्लीकेशंस मतलब वो पुराने सॉफ्टवेयर जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में रन हो रहे हैं,
यानी कि ऐसे पुराने सॉफ्टवेयर जो आपके लोकल सिस्टम पर रन हो रहे हैं और आपने जो वर्चुअल मशीन्स रेंट की हुई हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, उन पर क्योंकि आपका पूरा कंट्रोल है, तो आप उन अपनी पुरानी सॉफ्टवेयर्स को, लेगेसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उन न्यू वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। अक्सर जो पुराने एप्लीकेशंस होती हैं, पुराने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्योंकि वो पुराने फॉर्मेट्स पे बिल्ड किए हुए होते हैं, तो उनको इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है, बट वंस इंटीग्रेटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको पूरा सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर आपने पुराना सॉफ्टवेयर है, आपको वो अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के साथ इंटीग्रेट करना है, तो आपको उसका पूरा कोड रीराइट करना पड़ता। बट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आप सिंपली उसको अपनी वर्चुअल मशीन्स पर माइग्रेट कर सकते हैं और ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जैसे जब आप अपना घर चेंज करते हैं, तो आप पुराने घर का ही जो पुराना फर्नीचर होता है, वो अपने नए घर में ले जाते हैं, अपने रेंटेड अपार्टमेंट में ले जाते हैं। वो दोबारा नए घर शिफ्ट करने के लिए नया फर्नीचर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह सिंपली अपने पुराने सॉफ्टवेयर्स को आप अपने नए प्लेटफ़ॉर्म्स पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस के क्लाउड सर्विस मॉडल होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। हमारे पास वर्चुअल मशीन का पूरा कंट्रोल होता है, अपने हिसाब से उसको हम मैनेज कर सकते हैं रिमोटली बैठ के। अपने रिसोर्सेज़ को ईज़िली स्केल कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो ज़्यादा तो हम अपने रिसोर्सेज़ बढ़ा सकते हैं और जब ज़रूरत ना हो तो रिसोर्सेज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। पुरानी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के साथ उसको माइग्रेट कर सकते हैं, उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन पूरा कोड रीराइट करना पुरानी एप्लीकेशंस का, उससे तो बेटर ऑप्शन है कि आप अपने पुराने सॉफ्टवेयर्स को थोड़ी कॉस्ट लगाकर इंटीग्रेट कर लें अपनी नई वर्चुअल मशीन्स के साथ या फिर उनको माइग्रेट कर दें। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो हमने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, अपनी हार्डवेयर की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमें एज़ अ यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह खुद इंस्टॉल करने होते हैं, तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप पूरा फिज़िकल सेटअप खुद बनाते हैं, तो उससे तो बहुत कम हो जाती है। वर्चुअल मशीन्स के ऊपर जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, वो अपने हिसाब से रिमोटली बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, टेम्परेरीली पॉज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स पर डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। रिमोटली एक डिस्टेंट लोकेशन पे बैठ के इन वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स थ्रू व्हिच प्रोटोकॉल? सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी का फैक्टर मिलता है, कि अब हार्डवेयर, सर्वर्स, सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट कर रहे होते हैं क्लाउड प्रोवाइडर के लिए। कंज्यूमर्स जितने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, सिर्फ उस बेसिस पर उनको मेजर करके उन्हें चार्ज किया जाता है। आप अपने पुराने सॉफ्टवेयर्स और जो आपके लोकल कंप्यूटर पे रन होने वाली एप्लीकेशंस हैं, उनको अपनी वर्चुअल मशीन्स पर माइग्रेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर। काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये, मॉड्यूल 69, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज एंड कंसर्न्स। बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए कि क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस यूज़ करने के। अब हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स कौन-कौन से होते हैं यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। इवन दो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कंट्रोल देती है, स्केलेबिलिटी देती है, बट स्टिल उसमें कुछ रिस्क्स होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क्स होते हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस, नेटवर्क डिपेंडेंस। जस्ट लाइक अदर सर्विस मॉडल्स लाइक सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, क्योंकि ये भी एक क्लाउड सर्विस मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, तो ये भी हेवीली डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि अगेन क्लाउड की बैकबोन है इंटरनेट। जब तक इंटरनेट नहीं होगा, क्लाउड वर्क नहीं कर सकता, तो बगैर इंटरनेट कनेक्शन के, बगैर किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी के आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपका नेटवर्क के कनेक्शन स्लो है या फिर अनअवेलेबल है, तो आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी एप्लीकेशंस लैग करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं या फिर काम करना बंद कर सकती हैं। नेक्स्ट अगेन ब्राउज़र बेस्ड रिस्क है। ये रिस्क हमने पिछले 2 सर्विस मॉडल्स में भी देखा है, क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को भी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। इसकी वजह से ब्राउज़र रिलेटेड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं। ब्राउज़र रिलेटेड रिस्क कौन-कौन से होती हैं? फर्स्ट, सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग एक तरह का साइबर अटैक होता है, जहाँ पर जो हैकर्स होते हैं उनको आपके ब्राउज़र में किसी भी कोई भी अगर एक्टिव ऑनलाइन सेशन है, तो उसका कंट्रोल मिल जाता है। जैसे कि अगर आपके ब्राउज़र में आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, जीमेल खुली हुई है या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खुला है,
तो इस तरह के जो हैकर होते हैं वो आपका सेशन टोकन स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं और इसके बदले उनको कंट्रोल मिल जाता है आपकी स्क्रीन का, आपके सेशन का। ये जो सेशन टोकन होता है ये एक डिजिटल की होती है, वो वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद आपको मिलती है। इस टोकन का सिंपली मतलब ये होता है कि जब तक आप वो वेबसाइट यूज़ करें, आपको बार-बार हर बार रीलोड करने पर अपना पासवर्ड दोबारा री-एंटर ना करना पड़े। जैसे अगर आपने रिफ्रेश किया है पेज या फिर आपने किसी एक पेज पर क्लिक किया जिसने आपको किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट किया है, तो हर इस तरह की मूवमेंट के बाद आपको री-एंटर ना करना पड़े पासवर्ड, इसलिए ये की आपको दी जाती है लॉगिन करने के बाद। तो जो इस तरह के हैकर्स होते हैं वो आपका की ये टोकन स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, फिर उसको डिफरेंट रीज़न्स के लिए यूज़ करते हैं, आपको इम्पर्सनेट करने के लिए या फिर जैसे आप बन के कुछ और काम करने के लिए आपकी आइडेंटिटी चुरा लेना है बेसिकली। दूसरा ब्राउज़र रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क होता है फ़िशिंग। फ़िशिंग में क्या होता है जो हैकर्स होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, कोई ऑथेंटिक कंपनी या कोई ऑथेंटिक इंडिविजुअल बन के आपको ईमेल के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आपको रीच आउट करते हैं और आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं डिफरेंट रीज़न्स के ज़रिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपकी बैंक से कॉल आई है कि भई मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ और मुझे आपकी ये डिटेल्स चाहिए वरना आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा या फिर आपके अकाउंट में से पैसे चले जाएँगे और आप अपनी डिटेल्स उनको दे दें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस तरह की फ़िशिंग अटैक्स होती हैं, जो अगर आपके ब्राउज़र में कोई वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कोई वीकनेसेस हैं, कोई गैप पॉइंट्स हैं जिनका इस तरह के हैकर्स फ़ायदा उठा सकती हैं, उससे सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही सेम ब्राउज़र रिलेटेड इश्यूज़ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में भी होते हैं और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में भी होते हैं। नेक्स्ट कंपैटिबिलिटी विद लेगेसी सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़। देखिए ऊपर ऊपर हमने बेनिफिट्स में पढ़ा है कि हम अपने पुराने सॉफ्टवेयर्स को जो हमारे लोकल कंप्यूटर या सर्वर पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, रन हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको हम अपने वर्चुअल मशीन्स पर माइग्रेट कर सकते हैं और वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर उन पुराने सॉफ्टवेयर्स में ऑलरेडी कोई सिक्योरिटी वीकनेसेस होंगी और उनको हम अपने वर्चुअल मशीन्स पर शिफ्ट करेंगे, तो इवन तो हमारा जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्चुअल मशीन्स वगैरह हैं, हमारा वर्चुअल मशीन के ब्राउज़र्स जो हैं, वो सब सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, बट ऐसा करने से, जो पुराना मैलिशियस सॉफ्टवेयर माइग्रेट करने से, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन्स दोनों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, चैलेंजेस इन वर्चुअल मशीन आइसोलेशन। क्योंकि एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर रही होती हैं, तो वर्चुअल मशीन्स को और उनके डेटा को और उन पे रन होने वाले सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस को, तमाम यूज़र्स को एक दूसरे से अलग रखने के लिए, इस आइसोलेट रखने के लिए हाइपरवाइज़र यूज़ किया जाता है, जो फिज़िकल सिस्टम, फिज़िकल सर्वर जिस पर वो वर्चुअल मशीन रन हो रही है और उस वर्चुअल मशीन के बीच में एक मिडलमैन की तरह काम करते हैं और उन दोनों को दूसरे से सेपरेट रखता है, आइसोलेटेड रखता है और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के बीच में भी आइसोलेशन रखता है। बट बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड अटैक्स इस तरह की हाइपरवाइज़र की आइसोलेशन को भी ब्रेक कर सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड अटैक्स बेसिकली बहुत ही एडवांस मल्टी स्टेज टेक्निक्स होती हैं जो कि ट्रेडिशनल नेटवर्क्स होते हैं, पुराने नेटवर्क्स होते हैं, उनको ईज़िली हैक कर सकती हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। इस तरह के अटैक होते हैं वो लॉजिकल बाउंड्रीज़ जो होती हैं, जो हाइपरवाइज़र क्रिएट करता है वर्चुअल मशीन्स को एक दूसरे से सेपरेट रखने में, उनको ईज़िली ब्रेक कर सकती हैं। अगर इस तरह का कोई सोफिस्टिकेटेड अटैक होता है, तो उससे ईव्सड्रॉपिंग और आपकी वर्चुअल मशीन्स के बीच में अनऑथराइज़्ड एक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है ऐसा अटैक जिसमें 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, टेक्स्ट फाइल या फिर कोई इमेजेस एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे होते हैं या फिर कोई फाइल या कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जा रहा होता है, तो उसके बीच में मलिशियस थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो घुस जाती हैं। जो कम्युनिकेशन की जा रही होती है उसको सुन सकती हैं, रिकॉर्ड कर सकती हैं और जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजा जा रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उसको रिसीव कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो अगर तो जो फाइल्स भेजी जा रही हैं, जो डेटा भेजा जा रहा है वो अनएन्क्रिप्टेड है, फिर यूज़र की तरफ से वीक पासवर्ड यूज़ किए गए हैं, तो इस सिचुएशंस में जो हैकर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, उनका काम आसान हो जाता है। तो इन शॉर्ट इवन दो कि हाइपरवाइज़र जो है वो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के बीच में एक सेपरेशन करने का काम करता है, बट स्टिल बहुत सारी सिचुएशंस में इस तरह के अटैक्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एनालॉजी में बोला गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर है। now उस बिल्डिंग के अंदर दीवारें बना-बना के हर अपार्टमेंट को एक-दूसरे से अलग किया गया है। तमाम अपार्टमेंट्स के बीच में दीवारें हैं जो दूसरों को एक-दूसरे से अलग कर रही हैं। बट अगर वो दीवारें वीक होंगी तो जो नेबर्स हैं एक घर के दूसरे घर की बातें सुन सकते हैं। इसके अपार्टमेंट में क्या हो रहा है बराबर वाले को पता चल सकता है। तो इवन दो के बीच में दीवार है बट उसके वीक होने की वजह से कोई और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायनामिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रैफ़िक आइसोलेशन।
ना जब कोई कंज्यूमर किसी क्लाउड प्रोवाइडर से वर्चुअल मशीन रेंट करता है, तो क्लाउड प्रोवाइडर उस वर्चुअल मशीन के लिए, उस स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन के लिए एक अलग नेटवर्क पाथ क्रिएट कर देता है। नेटवर्क पाथ जो होता है वो एक लॉजिकल रूट होता है जो कि क्लाउड प्रोवाइडर क्रिएट कर देता है और उसको आपकी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट कर देता है। तो उस पाथ के ज़रिए आप दूसरे रिसोर्सेज एक्सेस कर सको, इंटरनेट, डेटाबेस या फिर दूसरी वर्चुअल मशीन्स वगैरह। तो यहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये मेक श्योर करे एक कंज्यूमर किसी दूसरे कंज्यूमर की नेटवर्क ट्रैफिक देख ना पाए, उसको एक्सेस ना कर पाए। अगेन नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब होता है वो एक्चुअल मूवमेंट जब किसी डेटा को या फाइल्स वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पैकेट्स की फॉर्म में भेजा जा रहा है या फिर कोई डेटा रिसीव किया जा रहा है किसी वर्चुअल मशीन में जो एज ए यूज़र आपने रेंट की। तो ये जो डेटा का फ्लो है, डेटा आ रहा है, जा रहा है, तो ये चीज़ कोई दूसरा यूज़र देख ना पाए और आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए, ये ज़िम्मेदारी होती है क्लाउड प्रोवाइडर की कि वो सारे यूज़र्स की और सारी वर्चुअल मशीन्स की नेटवर्किंग पाथ एक दूसरे से आइसोलेटेड रखें। इसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स यूजुअली एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, नेटवर्क सेगमेंटेशन यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी वर्चुअल मशीन से भेजे गए नेटवर्क होता है सॉरी डेटा होता है, जिसको पैकेट्स की फॉर्म में भेजा जा रहा होता है, वो कोई दूसरा कस्टमर इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता। क्योंकि अगर आइसोलेशन नहीं होगी तो कस्टमर अगर किसी दूसरे कस्टमर का नेटवर्क ट्रैफिक देख पा रहा है, डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये एक प्राइवेसी इशू होता है। इसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेटा रेज़ प्रैक्टिसेस। जब आपने कोई वर्चुअल मशीन रेंट की, अब उसका कोई आपको और काम नहीं है, वो वेस्ट जा रही है, तो आप उसे रिलीज़ कर देंगे। तो ये मेक श्योर करना कि आपके वो वर्चुअल मशीन रिलीज़ करने के बाद वो मेमोरी से इरेज़ हो गई है। बेसिकली ये होता है कि हर वर्चुअल मशीन की अपनी वर्चुअल डिस्क होती है, जहाँ पर उस वर्चुअल मशीन का तमाम डेटा स्टोर हो रहा होता है। जब आप वो वर्चुअल मशीन रिलीज़ कर दें, तो उस वर्चुअल डिस्क पर आपका जितना भी डेटा है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाना चाहिए, इरेज़ हो जाना चाहिए, ताकि जब वो वर्चुअल मशीन किसी दूसरे यूज़र को असाइन की जाए, तो वो यूज़र आपका डेटा एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, वो रीअसाइन हो जाती हैं, रीयूज़ हो सकती हैं। तो इसलिए आपके वर्चुअल मशीन रिलीज़ करने के बाद अगर आपका कोई लेफ्ट ओवर डेटा मौजूद है वर्चुअल डिस्क पर और वो सही से इरेज़ नहीं हुआ, तो ये एक सिक्योरिटी इशू होता है अगर कोई दूसरा बंदा, दूसरा कस्टमर आपके उस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है तो। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल में बताया कि कंज़्यूमर ए ने डेटा अपना सॉरी वर्चुअल मशीन अपनी डिलीट कर दी, कंज़्यूमर बी ने वही सेम वर्चुअल मशीन रेंट करी है। अगर उस वर्चुअल मशीन की वर्चुअल डिस्क पर से कंज़्यूमर ए का डेटा कंप्लीटली डिलीट नहीं हुआ होगा, तो जो कंज़्यूमर बी है, वो उसकी पुरानी फाइल्स को एक्सेस कर पाएगा। और इन तमाम डिसएडवांटेजेस के लिए नेस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन आपको क्या रिकमेंडेशन देती है? नेस्ट आपको रिकमेंड करती है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अगर एक फ़िज़िकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर रहे हैं, तो उन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के बीच में आइसोलेशन अच्छे से की जाए, डेटा जो सेंड हो रहा है उसको एन्क्रिप्टेड रखा जाए, अच्छे हाइपरवाइज़र्स यूज़ किए जाएँ, नेटवर्क ट्रैफ़िक आइसोलेशन की जाए। एक फ़िज़िकल सर्वर पर रन होने वाली मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के बीच में जो भी डेटा सेंड या रिसीव हो रहा है, उनकी नेटवर्क को, ट्रैफ़िक को, नेटवर्क पाथ को आइसोलेटेड रखा जाए। जब डेटा डिलीट किया जाए किसी वर्चुअल मशीन्स पर से, तो वो कंप्लीटली उसकी मेमोरी से इरेज़ हो जाए, ये इंश्योर करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डेटा को सिक्योर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग डेटा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म्स यूज़ किए जाएँ। सेंड और रिसीव करते वक़्त डेटा को एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में रखा जाए, स्टोर किया जाए तब एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में किया जाए, ताकि कोई अनऑथराइज़्ड पर्सन अगर आपके डेटा को एक्सेस करता भी है, तो वो उसको रीड ना कर पाए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस जहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कंट्रोल देता है, वहाँ पर कुछ इसके नुकसानात भी होते हैं, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होती हैं। जैसे क्लाउड सर्विस मॉडल होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस जो है वो नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। इंटरनेट के बगैर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। वर्चुअल मशीन्स अगर आपस में अच्छे से आइसोलेटेड ना हो, यूज़र्स एक दूसरे के डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, जिससे एक सिक्योरिटी इशू बन जाता है। अगर आप अपने किसी पुराने लोकल सर्वर पर रन होने वाले सॉफ्टवेयर को किसी अपनी वर्चुअल मशीन पर माइग्रेट करें और उस पुराने सर्वर में कोई सिक्योरिटी वीकनेसेस हैं, तो क्लाउड पर रन करने के बाद, उस वर्चुअल मशीन पर रन करने के बाद भी उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो अपनी वर्चुअल डिस्क पर से डेटा डिलीट करते हैं और वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता और किसी दूसरे यूज़र को सेम वर्चुअल मशीन अगर असाइन की जाती है, तो वो आपके डेटा को एक्सेस कर पाए, तो इससे भी हो सकता है कि वो आपके डेटा को मिसयूज़ करे, तो वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो डेटा आप एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन के बीच में सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं,
नेटवर्क रूट का अलग-अलग होना, आइसोलेटेड होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस जो है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में भी ब्राउज़र बेस्ड अटैक्स होते हैं। पुराने सॉफ्टवेयर्स नई वर्चुअल मशीन्स पे माइग्रेट करने से सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, अगर पुरानी एप्लीकेशंस में सिक्योरिटी इश्यूज़ हों तो। अगर आपका हाइपरवाइज़र वीक है, वर्चुअल मशीन्स को आइसोलेट सही से नहीं कर पा रहे, तो उससे भी एडवांस अटैक्स हो सकते हैं। ये जो आपकी वर्चुअल मशीन्स है वो मॉडर्न और एडवांस अटैक्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो सकता है। क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम यूज़र्स के वर्चुअल मशीन्स की नेटवर्क रूट को डिफरेंट रखे और आइसोलेटेड रखे। वर्चुअल मशीन अगर कोई यूज़र रिलीज़ करता है तो उसके बाद उस वर्चुअल डिस्क पर से उसका डेटा कंप्लीटली इरेज़ हो जाना चाहिए, किसी दूसरे यूज़र को वो असाइन करने से पहले। इन तमाम वल्नरेबिलिटीज़ के लिए निस्ट आपको रिकमेंड करती है कि एज़ अ क्लाउड प्रोवाइडर आप स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन यूज़ करें, डेटा को अच्छे से एन्क्रिप्ट करें, डेटा को कंप्लीटली डिलीट करने के लिए सिक्योर मैकेनिज़म्स बिल्ड करें और एज़ अ यूज़र अपने ब्राउज़र्स को सिक्योर बनाएँ और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें और इस तरह की फ़िशिंग ईमेल्स और जो टैग्स वगैरह होते हैं उनसे दूर रहें। तो ये हमारा चैप्टर 13 यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, 54 से 69 अराउंड 15-16 मॉड्यूल्स थे। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट डाउन बिलो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।